नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनियों में काजू कतलियों, हो जाओ तैयार और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। और उम्मीद करता हूं अभी तक आपको सामाजिक विज्ञान से प्यार हो भी चुका होगा और बिल्कुल जी जान लगा करके आप बोर्ड टॉपर बनने के लिए क्या है तैयार हो चुके होंगे। और अपना जो एक अंतिम लक्ष्य हमने डिसाइड कर रखा है कि हमें बोर्ड का टॉपर बनना है, उसके लिए आपने बिल्कुल जी जान लगा कर कड़ी मेहनत शुरू कर दी होगी। मेरे विद्यार्थियों, अब समय नहीं है, अब ना हम थकेंगे ना हम रुकेंगे और लगातार निरंतर क्या है विजय पथ की ओर हम लोग बढ़ते जाएंगे। और आज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वन शॉट वीडियो है। चैप्टर कौन सा है? लोकतंत्र और विविधता, अध्याय 3 राजनीति विज्ञान का। इस चैप्टर में 50 मिनट से 1 घंटे के बीच में आपको पूरा लोकतंत्र विविधता का एक एक लाइन, एक एक वर्ड, हर इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ में आ जाएगी। और भी गहराई से जानना है तो फिर वीडियोस तो है ही। तो आज शुरू करते हैं। आज वैसे हमारा टारगेट क्या क्या है, हमें क्या पढ़ना? अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन। ये नागरिक अधिकार आंदोलन है क्या? अश्वेत शक्ति आंदोलन, मेक्सिको ओलंपिक, सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति, विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव, सामाजिक विभाजनों की राजनीति, परिणामों का दायरा और 3 आयाम, 3 डायमेंशंस। ये सब कुछ हमें जानना है। तो पर हमारी जो सीरीज चल रही है वो सीरीज है अंतिम वार सीरीज। और ये जो वार है, ये जो निशाना है मेरा, ये निशाना कहां पर है? ये बोर्ड टॉपर पर है। और कौन बनेगा बोर्ड टॉपर इस बार? जिसकी तरफ ये मेरी उंगली हो रही है वही बोर्ड टॉपर बनेगा। जो ये वीडियो देखेगा वही क्या है बोर्ड टॉपर बनेगा। और जो बिल्कुल जी जान लगा करके दिन रात एक करके मेहनत करेगा वही क्या होगा? बोर्ड टॉपर बनेगा। 2022 पे न्यूज़पेपर पे फ्रंट पेज पर आप लोगों की फोटो होगी कि इस बार 10वीं कक्षा में इस बच्चे ने करा बोर्ड टॉप। अब आते हैं हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको कुछ बेसिक समझा देता हूं। और ये जो मैं समझाने जा रहा हूं ये ऐसा बात है कि अगर आपने इसको समझ लिया ना तो पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। और ये बात अगर आप एग्जाम में लिख करके आ गए तो आप 100% आप क्या है आपके अच्छे मार्क्स दे हैं। लोकतंत्र और विविधता। लोकतंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। और विविधता को हम लोग बोलते हैं डायवर्सिटी। लोकतंत्र को हम बोलते हैं डेमोक्रेसी एंड, और विविधता को हम लोग बोलते हैं डायवर्सिटी। डेमोक्रेसी एंड डायवर्सिटी। लोकतंत्र के बारे में तो आप जिस दिन से मैं पहले दिन से पढ़ा रहा हूं उस दिन से मैं आपको बता रहा हूं लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है, सब कुछ आपको लोकतंत्र के बारे में बहुत बेहतरीन आपको ज्ञान हो चुका होगा। डायवर्सिटी जिसे हम विविधता बोल रहे हैं उसमें का मतलब है वेराइटीज। वेराइटीज होना, वेराइटीज होना, किसी भी चीज में वेराइटी होना। जब हम लोग कपड़ों की दुकान पे जाते हैं तो हमारे पास कपड़े होते हैं, ये कपड़ा खरीद लो, ये कपड़ा खरीद लो, वो हमारे पास क्या है? वेराइटीज है। आप जब पढ़ते हैं तब भी आपके पास क्या है? वेराइटीज होती है। साइंस पढ़ लो, मैथ्स पढ़ लो, सोशल पढ़ लो, एक सब्जेक्ट पहले मैं पढ़ लेता हूं। हर जगह हमारे पास क्या होती है? वेराइटीज होती है। पर जो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं वो कौन सी वेराइटीज है? यहां पे बात है सामाजिक वेराइटियों की हम लोग बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे जाति के आधार पर वेराइटीज है, हमारे यहाँ पे धर्म के आधार पर है, कल्चर संस्कृति के आधार पर भी तो है। आप दक्षिण में जाइए वहां की संस्कृति अलग है, आप उत्तर में आइए वहां की संस्कृति अलग है, आप पूर्व में जाइए वहां की संस्कृति अलग है, पश्चिम में जाइए वहां की संस्कृति अलग है। और जब इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी विविधता अगर किसी देश में है तो कहीं ना कहीं अगर घर में ज्यादा लोग होते हैं तो संभावना है कि झगड़े भी ज्यादा हो सकते हैं। प्रेम तो बना रहेगा ही पर झगड़े होने की भी क्या है? ज्यादा संभावना है। तो उसी प्रकार से डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी में भी यही बात हमें देखनी है। डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी में कितने डी है? 1 और डी। कितने डी है? 2 डी है। डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी, लोकतंत्र और विविधता में कितने डी है? 1 डी है और 1 डी है। इस 2 डी से अपन 3 डी को जन्म देंगे। जो पहला डी है वो है डिवीजन। पहला जो डी है वो है डिवीजन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विभाजन। पहला डी है वो है विभाजन। दूसरा डी है डिफरेंस, विभिन्नताएं। उसके बाद जो तीसरा है वो है डिस्क्रिमिनेशन, जिसे हम लोग कहते हैं भेदभाव। अब देखिए जब जहां जहां पे डाइवर्सिटी होगी, विविधता होगी, वहां पे क्या क्या होगा? वहां पे विभाजन है, विभिन्नताएं होगी और भेदभाव होंगी। अब विभाजन कैसे? देखो कि भाई हमारे देश में आप देखिए किस प्रकार से जातियों के आधार पे क्या है बांटा गया है। जातियों के आधार पे क्या है? विभाजन करा गया है कि भाई ये इस जाति का है, वो उस जाति का है, वो ऊंची जाति का है, ये निचली जाति के हैं, ये अगड़ी जाति के हैं, ये पिछड़ी जाति के हैं। ये जो विभाजन करा गया है ये पहले क्या हुआ है? विभाजन हुआ है। और बहुत से लेक्चर्स में मैंने आपको क्या है वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया था। वही वर्ण व्यवस्था जिसके आधार पर क्या हुआ? देश में जाति व्यवस्था का जन्म होता है। वर्ण व्यवस्था के बारे में हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो ये क्या है? डिवीजन हुआ, विभाजन हुआ हमारे देश में। किस आधार पे? लोगों का बांट दिया ना।
भैया सब में खून एक जैसा दौड़ता है, सबका जो शरीर का ढांचा है वो एक जैसा, पर क्या हो गया, लोगों को बांट दिया गया। यहां पे क्या हो, विभाजन हो। अब जब विभाजन हुआ तो क्या होना आएगा, विभिन्नताएं आएंगी, डिफरेंसेस आएंगे। जिस दिन पहले दिन वर्ण व्यवस्था बनी उस दिन विविधताएं नहीं थी, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, डिफरेंसेस आए। देखो वो ऐसा है, हम ऐसे, डिफरेंस क्रिएट होने लगा ना सोसाइटी में। एक क्या है, खाई बनना शुरू हो गई, खाई के खड्डा जो बनना है वो क्या है, शुरू हो जाता है, और विभिन्नता आने लग जाती है कि वो ऐसे हैं और वो ऐसे हैं। जो एक ऊंची जाति के लोग एक ही काम करेंगे, पढ़ाने का काम है, जमीन का प्रोटेक्शन का काम है, वो काम करेंगे, और जो निचली जाति के लोग हैं वो अलग काम करेंगे। एक धर्म के लोग हैं वो ऐसे हैं, वो दूसरे धर्म के लोग हैं वो ऐसे हैं। यहां से क्या हुआ, विभिन्नताएं हुई, और जब विभिन्नताएं आ जाती है तो फिर क्या होता है, भेदभाव शुरू हो जाता है। डिस्क्रिमिनेशन है वो क्या है, शुरू हो जाता है, भेदभाव शुरू हो जाता है। पहले दिन वर्ण व्यवस्था बनी जब भेदभाव नहीं था, पर पहले क्या हुआ है, पहले विभाजन हुआ है, फिर विभिन्नताएं आई है, और जब विभिन्नताएं आई तो फिर भेदभाव हुआ। फिर हमने देखा कि यार देखो वो ऐसा काम करता है वो गंदा है, उससे दूर रहो, ये ऐसा काम करता है ये अच्छा है, ऐसे रहो। तो हमने क्या है, पहले समाज को बांटा, फिर उसमें विभिन्नताएं लेकर के आए, और उन विभिन्नताओं के बाद क्या होता है, समाज में भेदभाव होता है। कहां पर होता है, वापस बोलिएगा, कहां पर होता है, समाज में होता है। कहां पर हो रहा है ये सब कुछ, समाज में हो रहा है, समाज में हो रहा है। और समाज में अब इन सबको सही करने की जिम्मेदारी किसकी है, समाज की है। समाज ने रायता फैलाया तो समाज उसको क्या करेगा, साफ करेगा। और इस समाज कैसे काम करता है, यही हमें किस में पढ़ना है, डेमोक्रेसी में पढ़ते हैं, लोकतंत्र में पढ़ते हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती ये देखिएगा साहब, जिन्होंने भेदभाव सहन करा वो भी लोकतंत्र उनको भी अधिकार देता है, और जिन्होंने भेदभाव करा उनको भी लोकतंत्र अधिकार देता है। लोकतंत्र का मतलब यही है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े इंसान को भी अधिकार मिले, और समाज के प्रथम पायदान पर खड़े इंसान को भी अधिकार मिले। यही क्या है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। और लोकतंत्र किसके लिए है, हम लोगों के लिए है। और हम लोगों में, हम किस में है, हम समाज में ही तो है जिसने ऐसी व्यवस्थाएं बनाई। और इसीलिए क्या है, विभाजन होता है, विभिन्नताएं होती है, भेदभाव होता है। तो हमने डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी, लोकतंत्र और विविधता से 3 डी उत्पन्न करे, डिवीजन, डिफरेंस और डिस्क्रिमिनेशन। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि भैया सबसे पहले विभाजन होता है, फिर विभिन्नताएं आती हैं, और फिर भेदभाव होता है। अभी जो पूरे भेदभाव की कहानी है, सवाल इतना सा है, क्या सिर्फ और सिर्फ भेदभाव हमारे देश में, क्या किसी प्रकार का विभाजन सिर्फ हमारे देश में? नहीं साहब, विभाजन, भेदभाव अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से देखे गए, परंतु कुछ विभाजन जो भारत में रहे वो थोड़े से रिजिड रहे, कठोर रहे। और जो दूसरे विभाजन दूसरी जगह पर हुए हैं, जैसे कि आज हम लोग चर्चा करेंगे अमेरिका की, तो अमेरिका में जो विभाजन हुआ है वो रंग के आधार का विभाजन हुआ है, परंतु जो उनकी स्थिति है वो अलग है। जो वहां के अश्वेत लोग हैं वो बाहर से आए हुए हैं, पर हमारे देश में जो लोग रह रहे थे वो सब एक थे। फिर भी ऐसा विभाजन, ऐसा भेदभाव की जरूरत कहां आई, ये एक विचारणीय मुद्दा है। तो हम लोग शुरू करते हैं। अब हमें जो जानना है वो जानना है अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 1968 तक चलता है। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन, नागरिक अधिकार आंदोलन को इंग्लिश में कहा जाता है सिविल राइट मूवमेंट, सिविल राइट्स मूवमेंट। ये क्या कहा जाता है, अमेरिका में से कहा जाता है सिविल राइट्स मूवमेंट, जो नागरिक अधिकार आंदोलन वहां पे चलाया गया उसके लिए। अब इसकी थोड़ी सी आप पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करिएगा। इसमें हुआ क्या है, 17वीं शताब्दी के दौरान, आप भूमंडलीगत विश्व का बनना इतिहास में जब पढ़ते हैं तो आप उसमें यह भी पढ़ते हैं कि काफी जगहों से क्या है, दुनिया भर में क्या है, लोगों को भेजा गया है गुलाम बनाने के लिए, सेवा करने के लिए भेजा गया है। तो उसी परिस्थितियों में क्या है, 17वीं शताब्दी में, और मैंने क्या बोला है, 17वीं शताब्दी बोला, और 17वीं शताब्दी का मतलब होता है 1601 1700, ये वाला जो टाइम पीरियड रहता है ये 17वीं शताब्दी रहता है। जैसे कि अब हम लोग कहते हैं कि 21वीं शताब्दी चल रही है, तो 21वीं शताब्दी का मतलब है 2001 से लेकर के 2100 तक, ठीक है, 2001 से लेकर के 2100 तक। तो इसी प्रकार से जो 17वीं शताब्दी है वो 1601 से लेकर के 1700 तक चल रही है। तो इसी 17वीं शताब्दी में क्या हुआ है कि कुछ लोगों को, जो अफ्रीका के लोग हैं, उनको क्या है, अमेरिका भेजा गया था गुलाम बनाने के लिए, दास बनाने के लिए उनको भेजा गया था कि आप जाकर के अमेरिका में सेवा करो। तो 17वीं शताब्दी में भेज दिया गया, कोई बात नहीं है। उन लोगों ने गुलामी भी करी, उन्होंने सेवा भी करी, उन्होंने अपना जीवन पूरा है, तन मन धन और जीवन जो समर्पित कर दिया वो अमेरिका के लोगों को कर दिया। परंतु सवाल यह आता है कि अत्याचार सहे तो कब तक सहे, कब तक अत्याचार सहा जाएगा? तो उस अत्याचार के बदले में क्या है, फिर एक ना एक दिन क्या होता है, बदला आता है। उस दिन एक क्या है, आंदोलन होता है, क्रांति आती है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर किसी भी चीज को हम जितना ज्यादा दबाएंगे ना, वो एक दिन उतनी ही जोर से उछल कर आएगी। जैसे कि स्प्रिंग है, आप स्प्रिंग को दबाते जाइए, आप दबाते जाइए, आप दबाते जाइए, पर जिस दिन वो उछल कर आएगी वो बिल्कुल बहुत तगड़ा वार करती है, खतरनाक वार करती है। तो इसी प्रकार क्या है कि जो यहां पर है, तो अब यहां पे नागरिक अधिकार आंदोलन चलेगा। ये नागरिक अधिकार आंदोलन किसके लिए है? उन अफ्रीका के मूल लोगों के लिए है जो अमेरिका में रह रहे हैं 17वीं शताब्दी से, जिनके
जिनके पूर्वजों ने क्या करा है, गुलामी सही है और सिर्फ अमेरिका के लोगों की सेवा करी है। पर अब यहाँ पर क्या है, अब बात उठती है अधिकारों की। अब अधिकार की बात होगी, समानता की बात होगी, मानवता की बात होगी और उसी के लिए आंदोलन चलाया जा रहा है। घटना और सुधार आंदोलन का एक सिलसिला जिसका उद्देश्य अफ्रो अमेरिकी लोगों के विरुद्ध होने वाले नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना था। अब देखिए क्या क्या बात बोली है। अमेरिका में अगर आपसे पूछा जाए अमेरिका में नागरिक सुधार आंदोलन क्या है, सीधा से एक सवाल पूछ लिया जाए, यही बस सिर्फ और सिर्फ आपको यही पॉइंट लिख करके आ जाना है कि घटना और सुधार आंदोलन। घटना और सुधार भैया देखो, एक दिन में हमें कोई भी चीज नहीं मिलती, एक दिन में सफलता भी नहीं मिलती ना। हमें सफलता के लिए भी निरंतर क्या है, प्रयास करना होता है। हमें रोज थोड़ा थोड़ा क्या है, पढ़ना होता है। तो अब आप तो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो और फिर कल को आप टॉप पर बन जाओगे तो क्या आएगा कि हाँ भैया रोज मैंने मेहनत करी। जो रोज आपने मेहनत करी वो क्या है, प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है आपके वो टॉपर बनने की। तो उसी प्रकार से जो अधिकार है वो भी एक दिन में नहीं मिलते हैं, वो रोज कुछ ना कुछ क्या है, कोई ना कोई घटनाएं हो रही, कोई आंदोलन हो रहा है, कोई हड़ताल हो रहा है, कोई सरकार के विपक्ष के नारे लग रहे हैं। जो ये घटनाएं हैं ये सुधार आंदोलन है कि सुधार हो रहा है समाज में, सोसाइटी में सुधार लाने की जो बात हो रही है, सुधार आंदोलन का जो एक सिलसिला है उसको क्या कहा जाता है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कहा जाता है। अभी किसके लिए मांग रहे अधिकार, अफ्रो अमेरिकी। ये अफ्रो अमेरिकी कौन है, देखो नाम सुनो, अफ्रो अफ्रीका से आए, अफ्रो अफ्रीका से कहां पर आए, अमेरिका में है, इसलिए उन्हें क्या बोला गया, अफ्रो अमेरिकी। कब आए, 17वीं शताब्दी में आए। 17वीं शताब्दी में 1601 से 1700 के बीच में ये लोग आए। तो अफ्रो अमेरिकी लोगों के विरुद्ध में जो नस्ल के आधार पर, नस्ल भैया इनकी नस्ल अफ्रीका की है और उनकी नस्ल अमेरिका वाली, तो जो नस्ल के आधार पर है ना जो भेदभाव हो रहा है उसके खिलाफ आवाज है। जैसे कि हम लोग भारत के राष्ट्रवाद में जब पढ़ते हैं हम कहते हैं कि भारत के राष्ट्रवाद के आंदोलन की जो घटना है, प्रक्रिया है, वही तो आंदोलन है, वही तो हमें आजादी दिलाता। उसी प्रकार से यहाँ पे इनको अधिकार दिलाने का जो काम है वो घटनाएं और सुधार आंदोलन है। उसे हमने क्या कहा है, नागरिक अधिकार आंदोलन का है। ये कब से कब तक चला, 1954 से 1968 तक ये क्या है, ये आंदोलन चलता है। और इस आंदोलन को चलाने वाले कौन है, ये है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, द ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के मानवता के लिए काम करने वाले लोगों से एक जानी पहचानी अगर शख्सियत कोई है तो मार्टिन किंग लूथर है। और इनको भी 1964 में क्या है, अप्रैल में गोली मार करके इनकी हत्या कर दी गई थी, जो कि एक बहुत दुखद बात है। अब आते हैं, देखो यहां पे हमने पढ़ा है नागरिक अधिकार आंदोलन, अब यहां पे अश्वेत शक्ति आंदोलन। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नागरिक अधिकार आंदोलन कब चला, 1954 से 68 तक चला, और अश्वेत शक्ति आंदोलन कब चला, 1966 से 1975 तक चला है। अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या है, यह आंदोलन 1966 में उभरा और 1975 तक चलता रहा। नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया ज्यादा उग्र था। देखो अब यहां पे जो है ना, यहां पे इस आंदोलन को कौन चला रहा है, मार्टिन लूथर किंग साहब चला रहे हैं। ये जब चला रहे हैं तो ये क्या कह रहे हैं कि हिंसा करो, हिंसा नहीं करनी है, हमें जो भी अधिकार मांगने हैं, हमें जो भी आवाज उठानी है वो शांति से उठाएंगे, हम किसी के ऊपर हथियार चला करके अधिकार नहीं मांगेंगे। इनकी जो विचारधारा है वो कैसी है, बापू जैसी विचारधारा है, बिल्कुल बापू जैसी विचारधारा है। हमें मारना किसी को भी नहीं है, हम प्यार से अधिकार मांगे। 1964 में इनकी फिर क्या हत्या हो जाती है और 1966 से क्या है इस आंदोलन की शुरुआत होती है। ये दोनों का उद्देश्य एक ही है कि जो वहां के काले लोग हैं, अश्वेत लोग हैं, अफ्रीका के लोग हैं, उन लोगों के लिए क्या हो, अधिकारों की मांग हो। ये भी अधिकार की मांग कर रहे थे, ये भी अधिकार की मांग कर रहे हैं, पर ये शांति से कर रहे हैं और ये क्रांति से कर रहे हैं। ये शांति से कर रहे हैं, क्रांति से कर रहे हैं, क्रांति इनकी वाली भी है। परंतु हमारे देश में भी तो बापू कह रहे हैं हिंसा से चलो और शहीद भगत सिंह कहते हैं मार दो, मार दो सामने वालों को। पर आजादी हमें क्या है, अभी और अभी इसी पटल पे हमें क्या है, आजादी चाहिए। इसी प्रकार से इनका भी कहना है कि अगर हम लोगों को क्या है, काले लोगों को अधिकार दिलाने के लिए, अश्वेत लोगों को अधिकार दिलाने के लिए अगर किसी को मारना पड़े, उग्र होना पड़े, तो इसमें भी कोई भेद नहीं है। यह आंदोलन 1966 में उभरा और 1975 तक चलता रहा। नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया ज्यादा उग्र था, ज्यादा डेंजरस था। लोगों को मारने को भी तैयार थे, लोगों से दुश्मनी लेने को भी तैयार थे, डर किसी भी बात का नहीं था। अब कहानी मैक्सिको ओलंपिक की। मैक्सिको ओलंपिक की कहानी को देखो, जानते हैं मैक्सिको ओलंपिक क्या है, 1968 में होते हैं। और यहां से क्या है, एक पूरी दुनिया में क्या है, मैसेज आता है। पूरी दुनिया में मैसेज जाता है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, नस्ल के आधार पर क्या है, भेदभाव हो रहा है। अब आप देखिएगा 1968 में मैं बात कर रहा हूं, 1964 में मार्टिन लूथर किंग की डेथ हो चुकी है, 1966 में जो अश्वेत आंदोलन है वो भी चल चुका है, और 1968 में मैक्सिको ओलंपिक हो रहे हैं। पर देखो हमेशा क्या है, मैच खेलने से पहले पिच को देखा जाता है। मैक्सिको की कहानी जानने से पहले मैक्सिको को समझो, मैक्सिको है कहां पे, मैक्सिको है क्या। देखो आप सभी जानते हो कि उत्तरी अमेरिका क्या है, उत्तरी अमेरिका एक महाद्वीप है, बिल्कुल है, आप सभी को पता उत्तरी अमेरिका क्या है, एक महाद्वीप है। और इस जो महाद्वीप है ना, ये जो महाद्वीप है, इसमें यहां जो आपको रेड रेड दिख रहा है ना, यही क्या है, मैक्सिको। यही क्या है, मैक्सिको है, ठीक है, ये क्या है, मैक्सिको है।
ये वाला हिस्सा अमेरिका का, ये वाला हिस्सा अमेरिका, ये कनाडा, ओके। और ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये है मैक्सिको, ये है मैक्सिको। और आपको बता दूं मैक्सिको और अमेरिका में भी गजब की डिशुम डिशुम चलती रहती है, मजा आता है ठीक है। तो ये क्या है, मैक्सिको है। तो मैक्सिको में क्या होते हैं, 1968 में होते हैं ओलंपिक, जैसे कि अभी भी हुए थे ओलंपिक। और भारत ने क्या है, गजब वाला तिरंगा वहां पे लहराया, 7 मेडल जीत करके भारत वापस अपनी जमीन पे वहां के खिलाड़ी लौटते हैं हमारे देश के। मैक्सिको ओलंपिक 1968 में होता है, वहां की कहानी को समझते हैं, आधार समझते हैं। ये 1968 में मैक्सिको सिटी में हुए ओलंपिक मुकाबलों की 200 मीटर दौड़ के पदक समारोह की तस्वीर है। तो 200 मीटर की जो रेस होती है उसकी तस्वीर है, वो तस्वीर अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा है और सिर झुकाए तथा मुट्ठी ताने हुए जो 2 खिलाड़ी खड़े हुए, अमेरिका धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। देखो अब आपको क्या है, इस कहानी में क्या ध्यान रखना है कि मैक्सिको ओलंपिक कब हुआ, 1968 में हुआ, ठीक है। 200 मीटर की रेस है, 200 मीटर की रेस, सब कुछ याद नहीं करना। 1968 में मैक्सिको ओलंपिक हुआ, 200 मीटर की रेस है। और वहां पे क्या हो रहा है, अब आपको सभी को पता होगा। देखो ओलंपिक में क्या होता है, ओलंपिक में 3 लोगों को क्या है, मेडल मिलता है। जो टॉप पे होता है उसे गोल्ड मेडल मिलता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर्ण पदक, स्वर्ण पदक। फिर जो सेकंड नंबर पे होता है उसे क्या मिलता है, रजत पदक, मतलब सिल्वर मेडल। और जो तीसरे नंबर पे होता है उसे मिलता है ब्रॉन्ज मेडल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कांस्य पदक। क्या कहते हैं, कांस्य पदक। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां पे अमेरिका के 2 खिलाड़ी हैं, कौन, टॉमी स्मिथ। तो टॉमी स्मिथ को क्या मिल रहा है, टॉमी स्मिथ को मिल रहा है स्वर्ण, मतलब गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल मिलने का मतलब क्या है, ये फर्स्ट पोजीशन में होगा, ये बंदा गजब का दौड़ा हुआ, धक 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 धक, ठीक है। और आपको जैसे मैं बता दूं, उसेन बोल्ट का आपने नाम सुना होगा। ये क्या है, ये कैरिबियन द्वीप समूह है, कैरिबियन द्वीप समूह है। तो यही उसी देश में से, वहीं के एक देश जमैका में से क्या है, उसेन बोल्ट भी बिलोंग करते हैं। तो यहाँ के लोग दौड़ते तो ऐसे बहुत तेज है, धक धक, बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ते हुए जाते हैं। तो टॉमी स्मिथ पहले नंबर पे, जॉन कार्लोस है, ये भी अमेरिका के हैं, और ये दोनों ही अफ्रो अमेरिका है, ये तीसरे नंबर पे। इन्होंने स्वर्ण जीता, इन्होंने कांस्य जीता। यहां तक की कहानी आपको क्लियर। ये अफ्रो अमेरिकी है, इन्होंने क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीता है, बता दिया भैया मैंने। और अमेरिका का राष्ट्रगान क्यों चल रहा है, जो पहला जो गोल्ड मेडल जीतेगा उसी के देश का क्या है, राष्ट्रगान बजेगा। अब देखो, अब उन्होंने हमें क्या है, 3-4 प्रतीकों को ध्यान रखना है, हमें 3-4 प्रतीकों को ध्यान रखना है। एक तो उन्होंने क्या है, देखो सबसे पहला तो उनकी क्या है, अभी मैं आपको इमेज दिखाऊंगा, उसमें उनकी क्या है, गर्दन झुकी हुई। पहला तो जो साइन उनका क्या है कि उनकी गर्दन झुकी हुई है, गर्दन उनकी झुकी हुई है। दूसरा साइन है उनकी क्या है, मुट्ठी उन्होंने बंद कर रखी है, जो फिस्ट है जिसे हम मुट्ठी बोलते हैं, वो मुट्ठी उन्होंने क्या कर रखी है, बंद कर रखी है। तीसरा साइन आ जाओ, जूते नहीं पहने और सिर्फ क्या है, मोजे चढ़ाए। मोजे जो चढ़ाए वो क्या है, काले मोजे हैं। ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है उनके देश में कौन गरीब है, अफ्रो अमेरिकी गरीब। उनके देश में कौन गरीब है, अफ्रो अमेरिकी गरीब है। प्रतीकों को याद रखना, गर्दन झुकी हुई है, मुट्ठी बंद हुई है। ये प्रतीक आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, अब सदैव एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा प्रतीक नहीं था उनके इमेज में, या इमेज लेकर के आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, प्रतीक पूछे भैया, गर्दन झुकी हुई है, मुट्ठी बंद है, जूते नहीं पहने, मोजे चढ़ाए हुए, ये क्या है, गरीबी का प्रतीक है। एक काला मफलर, काला मफलर क्या है, उनका आत्म गौरव है, उनका आत्म गौरव है। वो कह रहे हैं काले रंग से नफरत नहीं, काला रंग क्या है, हमारा आत्म गौरव है। काले दस्ताने पहने हैं, बंद हुई मुठियां हैं, और ये क्या है, शक्ति का प्रतीक है। अश्वेत लोगों की शक्ति का प्रतीक है, ध्यान रखिएगा। अश्वेत शक्ति जो प्रदर्शन है वो भी 1968 से कब तक चलता, 1966 से 1975 तक चल रहा है। तो बोल रहे शक्ति का प्रतीक है। तो भैया 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्रतीक जो है, इन 6 प्रतीकों को आप याद रखिएगा। और ये सब क्यों हो रहा है, इतना ड्रामा किस बात का भैया, ये ड्रामा किस बात का, ये ड्रामा इसलिए बात का कि जो इंटरनेशनल जगह हम लोग खड़े हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हम लोग खड़े हैं, और अंतरराष्ट्रीय स्तर से इसी मुद्दे को क्या है, दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। और इस भेदभाव को पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि अमेरिका में क्या हो रहा है, जो अफ्रीकी मूल के लोग हैं, जो अश्वेत लोग हैं, उनके साथ क्या होता है, भेदभाव हो रहा है। तो ये बात पूरे इंटरनेशनल पे दिखाना चाहते हैं। शुरुआत में देखो, शुरुआत में जो समाज के विरोध में जाता है ना, उनके साथ क्या होता है, उनका विरोध किया जाता है। जब उन्होंने ये बात इंटरनेशनल पे उठाई तो इनके मेडल्स ले लिए गए कि मेडल्स दो, तुमने क्या है, एक राजनीतिक मुद्दा इसको बनाया। परंतु देखो क्या है, जो अन्याय है ना, वो ज्यादा समय तक नहीं चल सकता, और जो न्याय के लिए आवाज उठाते हैं वो कभी ज्यादा समय तक उनकी आवाज दब नहीं सकती। तो वापस वो आवाज उठी, और फिर क्या है, पूरे दुनिया में पता चला, तो ये आंदोलन सफल रहा है। ये भैया मिल लो इन तीनों से, ठीक है।
स्मिथ साहब रहे, कार्लोस साहब रहे, और देखो अब ये जो है ना ये बंदा, ये तो आपको गोरा चिट्ठा बंदा दिख रहा है, हाँ, तो ये गोरा चिट्ठा बंदा देखकर तो आप तो चकमे में पड़ गए होंगे ये क्या मामला है। ये जो बंदा है ये ऑस्ट्रेलिया का बंदा है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया का बंदा है पीटर नॉर्मन, और इसने भी मतलब इनको सपोर्ट करा कि बोले नहीं यार भेदभाव तो नहीं होना चाहिए, ये तो गलत बात है, भेदभाव हो रहा है तुम्हारे देश में तो गलत बात है। तो इसने भी इसको सपोर्ट करा, पर इसको भी क्या है उस बात की सजा मिली। इसके भी क्या है, जब ऑस्ट्रेलिया गए तो अगली बार इसको बोला तुझे ओलंपिक में ही नहीं भेजे, तुम्हें जो ओलंपिक में ही नहीं भेजेंगे, तो उसके साथ भी क्या हुआ, भेदभाव हुआ। रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन ने पुरस्कार समारोह में अपनी जर्सी में मानवाधिकार का बिल्ला, बिल्ला बिल्ला वो नहीं है म्याऊं 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 वाला बिल्ला होता है यहाँ पे कैसे, ठीक है, लगा लेना, बिल्ला लगाकर इन दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया, जो कि अभी मैंने आपको बताया। हॉज स्टेट यूनिवर्सिटी ने जहां इन दोनों ने पढ़ाई की थी, इन दोनों का अभिनंदन किया और विश्वविद्यालय के भीतर उनकी मूर्ति लगवाई। तो देखो समय क्या है, हॉज स्टेट यूनिवर्सिटी जहां पर ये दोनों आयुश्वेत अमेरिकी पढ़े थे, उनके लिए क्या है बाद में सम्मान की दृष्टि से देखा गया, देखो यार इन्होंने अधिकारों के लिए क्या करा है। शुरुआत में लोग विरोध करते हैं, ये शुरुआत की बात है, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, जब महिलाओं के लिए राजा राम मोहन रॉय निकले तो पत्थर बरसाए गए थे उनके ऊपर। माता सावित्रीबाई फुले जब दलितों को और महिलाओं को पढ़ाने के लिए निकलती थी, वो 2 साड़ियां लेकर के जाते थे, उनके ऊपर ऊंची जाति के लोग कीचड़ फेंका करते थे। बाबा साहब अम्बेडकर जब पहली बार दलितों के लिए पानी पीने के लिए सत्याग्रह कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, लोगों ने लाठियां बरसाई। अब आज आप इन तीनों का नाम सुन लीजिए, आज पूरा विश्व इनके लिए याद करता है, पूरा विश्व इनकी जयंतियां मनाता है। तो जब कभी भी क्या हो, हम समाज के विरोध में जाते हैं, हम गलती को सुधार करने की कोशिश करते हैं, तो लोग हमारा विरोध करते ही हैं। तो इनका विरोध हुआ, परंतु बाद में फिर इनको बहुत याद करा गया। और जब 2006 में इस पीटर नॉर्मन साहब को क्या है, जब इनकी मृत्यु हो गई, तो ये लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और उसके कंधे देते हैं, उसकी जो अर्थी होती है उसको कंधा देते हैं। ये है प्यार। अब देखो यहां पे क्या है, विभाजन भी है, विभिन्नताएं भी है, और भेदभाव तो हम देख ही रहे हैं। परंतु ये विभाजन और जो विभिन्नताएं हमने देखी है, इन विभिन्नताओं ने 2 लोगों को जोड़ने का भी काम करा है। और वो 2 लोग जोड़ने वाले कौन है, एक तरफ तो ऑस्ट्रेलिया का जो गोरा आदमी है वो है, और दूसरी तरफ अफ्रो अमेरिका के जो लोग हैं, अश्वेत लोग हैं, वो लोग। तो इन दोनों को जोड़ने का भी काम करा है, क्योंकि भैया इसने समर्थन दिया, क्यों दिया, क्योंकि ये चाहता है कि ये जो भेदभाव है वो खत्म, भेदभाव खत्म हो। और ये चीज दर्शाता है यहां से कि कोई किसी एक वर्ग से ना सभी लोग बुरे नहीं होते और सभी लोग अच्छे नहीं होते, और एक अन्य वर्ग से सभी लोग अच्छे नहीं होते, दूसरे लोग सभी बुरे नहीं होते। तो यहां पे श्वेत होने के बावजूद उसने क्या है, प्रदर्शन करा है। तो ये क्या दिखाता है कि भाई हम सभी जो गोरे वर्ग के लोग हैं वो सभी बेकार नहीं हैं। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक में, समानताएं, असमानताएं और विभाजन। समानताएं, असमानताएं और विभाजन। समानताएं होंगी, असमानताएं होंगी, और फिर विभाजन क्या है उसको समझेंगे। अब आ जाते हैं सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। ये सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति हो क्यों रही, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव हुआ कैसे। तो मैंने तो आपको पहले ही बता दिया, विभाजन, विभिन्नता और फिर भेदभाव। फिर भी इनकी बात सुनते हैं। हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। तो जो जितनी भी सामाजिक विभिन्नता होती है ना, वो विभाजन का रूप नहीं लेती है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि आप दक्षिण में जाइएगा, आप दक्षिण में जाइएगा ना, तो वहां का जो खाना पीना है वो बिल्कुल क्या है, अलग है। वहां का जो खाना पीना है वो अलग है, उनकी जो ड्रेस स्टाइल है वो अलग है, ओके, उनके कपड़े पहनने का, उनका पोशाक का जो तरीका है वो अलग है। उत्तर का है, ठीक है, उत्तर है जो नॉर्थ है हमारा, वहां का अलग है, साउथ का अलग है। अब ये दोनों क्या है, विभाजन हो गया ना। हमने क्या है, स्थान के आधार पे, हमने स्थान के आधार पे क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। हमने स्थान के आधार पर विभाजन क्या है, कर दिया। परंतु ये विभाजन जो है, ये जो क्या बोला, जो सामाजिक विभिन्नता है, डिफरेंसेस है ना, वे साउथ का खाना पीना, पोशाक अलग, नॉर्थ की अलग, परंतु ये विभाजन का रूप नहीं ले पा रही। समाज में प्रति क्या है, भेदभाव नहीं है, विभाजन नहीं है। हम ऐसा नहीं कह रहे दक्षिण वाले बिल्कुल ही अलग हो जाओ, उनके खाने पीने को, उनकी पोशाक को पूरी भारत में और कोई नहीं पहनेगा, ऐसा नहीं कह रहे। उत्तर वालों के लिए मैं नहीं कह रही कि उनकी पोशाक को कोई नहीं पहनेगा, सब पहन रहे हैं, सब काम अच्छे से चल रहा है। तो हर विभिन्नता विभाजन नहीं बनती, और हर विभाजन विभिन्नता का कारण नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि कभी कभार मुझे कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर जो पूर्वी वाले क्षेत्र हैं, जो 7 सिस्टर्स हैं या उधर के जो क्षेत्र हैं, उन लोगों के जब इधर वाले क्षेत्रों में आते हैं, पश्चिम के क्षेत्र में, दक्षिण के क्षेत्र में आते हैं, उनके साथ मारपीट होती है, भेदभाव होता है। और एक बार मुझे ये भी कहा गया कि सर जो बिहार के जब लोग हैं कहीं जाते हैं तो उनके साथ भेदभाव होता है, मारपीट होता है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान ने आप सभी को पूरी छूट दी है कि आप आजादी से घूमिए,
कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर किसी उत्तर वाले का पश्चिम वाले का, दक्षिण वाले का अधिकार है, उतना ही अधिकार पूर्व वालों का भी, उतना ही अधिकार बिहार वालों का भी। अगर संविधान पर जितना अधिकार उत्तर दक्षिण वालों का है, उतना ही अधिकार पूर्व और पश्चिम वालों का भी। और अगर कोई ऐसा इंसान है जो बिहार से अगर कोई यहां पर आ रहा है, उसे मारता है, उसे पीटता है, पूर्व से कोई यहां पर आ रहा है, उसे मारता है, पीटता है, उसकी मजाक बनाता है, तो ये निंदनीय काम है, ये निंदनीय काम है। और अगर सच में कोई ऐसा इंसान करता है तो मैं कहता हूं कि हम पहले कम नहीं बटे हुए हैं, हम इतने जगह बटे हुए हैं जिसकी सच में कोई हद नहीं है। और मत बांटो, अब स्थानों के आधारों पर भी मत बांटो। बिहार भी हमारा, बिहार तो वो भूमि है जिसने डॉक्टर राजेंद्र बाबू जैसे लोग दिए हैं हमें, सज्जन महापुरुषों में से एक डॉक्टर राजेंद्र बाबू रहे, वो भूमि है बिहार, वो भूमि है बिहार, वो भूमि है जहां पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, बिहार वो भूमि है। तो चाहे पूरी भारत क्या है, भारत ही पूरा पवित्र है, इसलिए सभी लोगों की मान सम्मान और मर्यादा और इज्जत है वो बनी रहनी चाहिए। सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण होती है, बिल्कुल जो सामाजिक विभिन्नता है वो बड़ा कारण होगी, लेकिन ये विभिन्नताएं कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच एक पुल का भी काम करती है। पुल का काम करती है, जैसे मैंने आपको बताया, जो ऑस्ट्रेलिया का आदमी है वो अमेरिका वालों को सपोर्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि इसने जो विभिन्नता है उसने पुल का काम जोड़ने का भी काम करा है। विभिन्न सामाजिक समूह के लोग अपने समूह की सीमाओं से परे भी समानता और असमानताओं का अनुभव करते हैं, तो अपने समूह की सीमाओं, अपने समूह की सीमाओं के बाहर भी क्या है वो देखते हैं, समानता और असमानता महसूस करते हैं। कैसे? आ जाइए। अक्सर ये देखा जाता है कि एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते, क्योंकि उनकी जाति या उनका पंथ अलग होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं हिंदू धर्म में, ठीक है, हिंदू धर्म में हम लोग ये देखते हैं कि जो जाति प्रथा है, जो वर्ण व्यवस्था से बनती हुई आई, उस जाति प्रथा में जो लोअर कास्ट के लोग हैं, जिन्हें हम लोग दलित या पिछड़ी जाति के जो लोग हम कहते हैं, वो सब क्या है, अपने आप को कभी बार ऐसा महसूस करते हैं कि हम इस धर्म का वर्ग नहीं, हम इस धर्म का भाग नहीं, क्योंकि हमारी जाति, जो हमारी प्रथा है वो कुछ अलग है, हमें सिस्टम से बाहर हमेशा क्या है रखा गया है। तो इस प्रकार से क्या है, कभी कभार ये भी हो जाता है कि कुछ समुदाय के लोग अपने आप को एक धर्म का हिस्सा नहीं मानते, परंतु वो है उसी धर्म का हिस्सा। इस प्रकार हम सभी की एक से ज्यादा पहचान होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बोली है कि एक से ज्यादा पहचान होती है। इसी तरह लोग एक से ज्यादा सामाजिक समूह का हिस्सा हो सकते हैं। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझिएगा कि एक से ज्यादा पहचान हम सभी की होती है। देखिए हमारी पहचान कैसे होती है वो देखिएगा। अब जो हमारी पहचान है ना, हमारी एक पहचान नहीं है, हमारी अनेकों पहचान है। सबसे पहली तो जो मेरी पहचान है वो कि भाई मैंने कौन से धर्म में जन्म लिया, ठीक है, ये कहा जाता है भाई कौन से धर्म से, कौन से धर्म में। अब पहली पहचान क्या होगी, धर्म के आधार पे हो गई। उसके बाद जो दूसरी पहचान हो गई वो मेरी जाति के आधार पे, कौन जाति है तुम्हारी, हाँ कौन जाति है तुम्हारी, कौन सी जाति से हो तुम, तो दूसरी पहचान जाति के आधार पे हो गई। तीसरी पहचान मेरी लिंग के आधार पे, मैं पुरुष महिला तो पुरुष तो लिंग के आधार पे हो गई। उसके बाद चौथी पहचान मेरी शिक्षा के आधार पे है कि मैंने कौन सी शिक्षा अर्जित करी है, मैंने क्या करा है, वो मेरी शिक्षा के आधार पे हो गई। फिर पांचवी मेरी पहचान है वो मेरी किस आधार पे हो गई, जो मेरा पेशा है, जो मेरा प्रोफेशन है उसके आधार पर हो गई। जैसे कि मैं टीचर हूं तो मैं टीचिंग की क्या है पहचान हो गई। उसके अलावा मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं, मैं जिस जगह पे रहता हूं, उस जगह से भी क्या है मेरी पहचान हो जाती है कि हाँ भाई मैं इस जगह से रहता हूं, यहाँ जगह पे रहता हूं। उसके बाद जो मेरी और पहचान है, अगर मुझे किसी सम्मान से सम्मान करा गया है, ठीक है, अगर मुझे भाई कोई मान लो कोई अवार्ड मिला हो या और कुछ मिला हो, तो उससे भी मेरी पहचान है कि हाँ मुझे ये अवार्ड मिला है, तो वो भी है। तो देखो हमारी बहुत सी पहचान है। अब जब मैं कहीं मेरे धर्म वाले मैटर में जाऊंगा तो मेरी पहचान धर्म से, तो अब मैं वहां पर इन मुद्दों की बात नहीं कर रहा हूं। पर मैं जब जाति वाले मैटर में जाऊंगा, मुझे मेरे कोई समुदाय के जाति के लोग बुलाते हैं, मैं वहां जाऊंगा तो वहां मेरी उस जाति से पहचान है। वहां पे मैटर नहीं करता मैं कौन से लिंग से हूं, क्या शिक्षा करी है, क्या पेशा है, क्या जगह, कौन सा अवार्ड मिला, कुछ भी हो, ये सब अलग की बात है। जाति जब पुरुषों की महिलाओं की तो अलग अलग एसोसिएशन नहीं होती है, छोड़ो इस बात को। शिक्षा के आधार पर अगर मैंने जो शिक्षा आधारित करी है तो उस शिक्षा के हिसाब से अगर कोई ग्रुप बनता है तो उससे भी मेरी पहचान। टीचर, अब जब पेशा जैसे मेरा टीचर, तो जब टीचर्स की मीटिंग चलेगी तो वहां पे ये बातें नहीं होंगी कौन सा धर्म है, कौन सी जाति है, कौन सी जगह है, कौन सा ये है, नहीं, टीचर टीचर है। तो इस प्रकार से हमारी क्या है, अनेकों पहचान है। परंतु मेरे भाइयों, मेरे विद्यार्थियों, इस जो हमारे इन सबसे बढ़कर के जो पहचान है वो पहचान हमारे भारतीय की। इन सबसे बढ़कर के हमारी पहचान क्या है, भारतीय की है। जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे कि वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली, हम सबसे पहले और आखिरी में क्या हैं, भारतीय हैं। इन सबसे ऊपर अगर हमारी कोई पहचान है वो भारतीय की है। और अगर हमारा कोई धर्म होना चाहिए तो राष्ट्र धर्म हमारा होना चाहिए और जाति हमारी मानवता ही होनी चाहिए।
मानवता पर काम करना है, पहचान हमारी भारतीय है और धर्म हमारा राष्ट्र है कि राष्ट्र क्या हो सर्वोपरि हो, राष्ट्र सबसे ऊपर होना चाहिए। दरअसल हर संदर्भ में हमारी पहचान एक अलग रूप धारण करती है, जैसे मैंने बताया अलग अलग पहचान हमारे अलग अलग रूप धारण करती है। अब आ जाते हैं जो विभिन्नता है, जो डिफरेंसेस है, उनमें सामंजस्य मतलब थोड़ा मेल मिलाप भी है और थोड़ा टकराव भी है। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। तो देखो अब सामाजिक जो विभाजन है वो किस प्रकार से होता है। देखो अब एक प्रॉब्लम थे, उसके ऊपर एक और प्रॉब्लम, फिर उसके ऊपर एक और प्रॉब्लम, फिर उसके ऊपर एक और प्रॉब्लम, तो वो क्या है तो मैटर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। जैसे कि क्या है कि अगर कोई इंसान एक वर्ग विशेष से है, फिर वो गरीब भी है, वो फिर शिक्षा भी नहीं ले सकता, और मान लो उसके साथ और भी कोई परेशानी होगी, तो ये क्या है, ये ज्यादा विभाजन को क्या है क्रिएट कर देगा। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है, क्योंकि अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब, बेघर और भेदभाव का शिकार है। तो देखो अश्वेत होना इनका पहली जो बात है वो है, उसके बाद वो गरीब भी है, वो बेघर भी है और उनका भेदभाव का शिकार हो रहा है, ये प्रॉब्लम्स के ऊपर प्रॉब्लम आ गई है। तो जैसे कि हमारे देश में भारत में भी दलित आमतौर पर गरीब और भूमिहीन है, उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है। जैसे तो मैंने आपको एक इमेज दिखाई है, गांव के जो गरीब वर्ग के लोग हैं, तबके के लोग हैं, उनकी यहाँ पे, और यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची भी खड़ी है। जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वह दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इसीलिए तो आप ये देखिएगा ना कि हमारे देश में भी हम धर्मों के आधार पर बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम मानते हैं हमारा धर्म श्रेष्ठ है, उनका धर्म वैसा है, ठीक है, उनका धर्म श्रेष्ठ है, हमारा धर्म ऐसा है। तो हम क्या है धर्म के आधार पर है, फिर जाति के आधार पर देखो हमारी जाति, मतलब मैंने आज भी हम 21वीं शताब्दी में भी हम चल रहे हैं। भारत को आज़ाद हुए 70 सालों से ज़्यादा का समय हो चुका है। अगले साल हम 75वीं वर्षगांठ भारत की आज़ादी की मनाएंगे। संविधान को लागू हुए काफ़ी समय हो गया, पर आज भी पूरी तरीके से लोगों की जो मेंटेलिटी है, जो सोच है, वो नहीं बदली है। आज भी लोग आपसे आपकी जाति पूछ लेंगे, लोग आज भी आपसे आपके धर्म के ऊपर बात करना चाहेंगे कि ऐसा है वैसा है। क्यों? आज भी लोग जब चर्चा करते हैं तो अपनी जाति का जिक्र करके अपने आप को बहुत महान बताते हैं। क्यों? हम जिस चीज़ को टालना चाहते हैं, हम जिस चीज़ को हटाना चाहते हैं, वो चीज़ बार बार में क्यों उस चीज पे नहीं। हम सबसे पहले हम क्या है, मानव है, हम भारतीय हैं और वही हमारा रहना चाहिए। चलो उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का उदाहरण लेते हैं। तो उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का उदाहरण हम लोग लेते हैं। दोनों ही ईसाई बहुल देश है, लेकिन यहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक खेमे में बटे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको जगह दिखा देता हूं। ये जो आपको यहाँ पे जगह दिख रही है वो है नीदरलैंड। जो यहाँ पे आपको जगह दिख रही है वो कौन सी है? नीदरलैंड है, ठीक है। और नीदरलैंड के बारे में एक जगह अपन और पढ़ा है, पहला जो चैप्टर था सत्ता की साझेदारी, वहां पर नीदरलैंड क्या था? बेल्जियम का पड़ोसी देश था। तो ये नीदरलैंड है। और उन्होंने क्या बोला? उत्तरी आयरलैंड। तो ये वाला जो हिस्सा है ये उत्तरी आयरलैंड है, नहीं है ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है वो उत्तरी आयरलैंड है। ये जो पूरा है ये यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, ब्रिटेन वाली जो हिस्सा की हम लोग बात करते हैं। इंग्लैंड यहाँ पर है, ठीक है। अब ये भी चर्चा करेंगे कि इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में और ब्रिटेन में, इन तीनों में क्या अंतर है वो भी जानेंगे। ये ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या है? उत्तरी आयरलैंड का हिस्सा है। तो अब यहाँ पे क्या है ईसाई, ठीक है, सभी के सभी ईसाई हैं, क्रिश्चियन है, पर यहाँ पे भी प्रोटेस्टेंट और कैथोलिकों में बटे हुए हैं, मतलब डिवीजन, भेदभाव यहाँ पर भी मौजूद है। उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता। देखो वर्ग और धर्म के बीच में गहरी समानता है। वहां कैथोलिक समुदाय के जो लोग हैं वो क्या है? गरीब है। वर्ग, देखो वर्ग में बहुत अंतर। वर्ग क्या होता है? वर्ग होता है जैसे अमीर और गरीब। वर्ग क्या है? अमीर और गरीब। अमीर गरीब हो सकता है, गरीब अमीर हो सकता है, ये वर्ग है, ठीक है। और फिर बोला धर्म। वर्ग और धर्म में समानता बताइए। मतलब धर्म जैसे कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट है, तो कैथोलिक जो है वही क्या है? एक गरीब समुदाय से बिलोंग कर रहे हैं, तो कैथोलिक गरीब समुदाय के। लंबे समय से उसके भेदभाव होता आया और नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच ऐसा मेल दिखाई नहीं देता, ठीक है। अब ये उत्तरी आयरलैंड की बात बताइए, अब नीदरलैंड की बात बताइए। तो नीदरलैंड में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में अमीर और गरीब है। परिवार यह है कि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों के बीच भारी मारकाट चलती रहती है, पर नीदरलैंड में ऐसा नहीं है। तो देखो दो जगह का उदाहरण लिया है, एक नॉर्थ आयरलैंड का और एक नीदरलैंड का। नॉर्थ आयरलैंड में क्या है भैया? मारकाट चल रही है, काटते रहो मारते रहो। और नीदरलैंड में क्या है? शांति है, पीस है, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दोनों सब अमीर गरीब है, सब में बराबर है, इक्वलिटी है, समानता है। जैसे कि ये एक मैंने आपको दिखाया है उत्तरी आयरलैंड का टाइम फॉर पीस। अब आ चुका है शांति का समय है कि शांति देश में होनी चाहिए। जब सामाजिक विभिन्नता एक दूसरे से गुंथ जाती है तो एक गहरे सामाजिक विभाजन की जमीन तैयार होने लग जाती है। तो जब सामाजिक विभिन्नता गुंथ जाती है, एक के ऊपर एक है, गुंथना मतलब जैसे कि जब हम कोई धागा लेते हैं तो उसको भी गूंथते हैं, ठीक है। आटा है तो आटा को मम्मी गूंथती है, तो वो एक सामाजिक विभाजन की तैयारी हो जाती है।
जहां ये सामाजिक विभिन्नता एक साथ कई समूहों में विद्यमान होती है वहां उन्हें संभालना अपेक्षाकृत आसान होता है। पर यही सामाजिक विभिन्नता है अगर एक से ज्यादा समूहों में हो तो उसे संभालना आसान होता है। जैसे कि यहां पर भी हमने देखा कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ठीक है। अब जैसे उत्तरी आयरलैंड है, नॉर्थ आयरलैंड है, वहां पर क्या है, जो गरीब है, जो पुअर है, वो ये लोग ही है, ये लोग रिच है। पर अब यहां पे देखो हमने कौन से नीदरलैंड की बात करी थी, तो नीदरलैंड है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। यहां पर आपको पुअर इसमें भी मिलेंगे, इसमें भी मिलेंगे, पुअर इसमें मिलेंगे, रिच इसमें मिलेंगे, तो इसमें मिलेंगे। मतलब ये चीज क्या दर्शाती है, यहां पर जो वर्ग में समानता है। तो यहां पर अगर कोई मुद्दा छिड़ भी जाएगा तो अपेक्षाकृत क्या होगा, आसानी होगी किसी चीज को संभालने में तुलना इसके। जर्मनी और स्वीडन जैसे समरूप समाज में जहां मोटे तौर पर अधिकतर लोग एक ही नस्ल और संस्कृति के हैं, दुनिया के दूसरे हिस्सों से पहुंचने वाले लोगों के कारण तेजी से बदलाव हो रहा है। देखो जर्मन और स्वीडन, समरूप समाज का मतलब होता है जैसे समानता हो, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो, सब में क्या हो, समानता हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, उसे कहते हैं समरूप समानता है, इक्वलिटी है, ठीक है। तो अब जर्मनी स्वीडन जैसे वहां पर क्या है, ज्यादा विभिन्नताएं आपको देखने को नहीं मिलेगी। पर वो विभिन्नताएं हुई कैसे, जो लोग हैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। और जब मैं हमेशा कहता हूं कि जब हम कहीं जाते हैं तो हम सिर्फ और अपनी बात नहीं, हम पूरे अपने संस्कृति को, पूरे कल्चर को, सोसाइटी को, माता पिता को, शिक्षकों के द्वारा दी गई शिक्षा को, हर चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। हर चीज का हम लोग क्या है, प्रतिनिधित्व वहां पे करते हैं। तो जब एक इंसान को दूसरी जगह से दूसरे देश में जा रहा है, जैसे जर्मनी स्वीडन में जा रहा है, वो अपनी संस्कृति को लेकर के जा रहा है, अपनी विभिन्नताओं को लेकर के जा रहा है, और वहां पर भी क्या है, विभिन्नता होना शुरू हो जाती है। जैसे कि अमेरिका है, तो अमेरिका में अफ्रीकी लोग गए हैं तो वहां पे तभी तो हुआ है, नहीं तो अमेरिका में कौन सा भेदभाव हो रहा था, नहीं ना। तो अफ्रीकी जो मूल के लोग हैं तभी तो भेदभाव बढ़ा है। समरूप समाज एक ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जातीय विभिन्नता ज्यादा गहरी नहीं होती। मतलब आम भाषा में आप कह सकते हो कि समानता है, ज्यादा भेदभाव नहीं है, ज्यादा विभाजन नहीं है, विभिन्नता नहीं है, आसान खेल, सीधी बात, नो बकवास वाली सी बात है, ज्यादा वो नहीं है। अब आ जाते हैं सामाजिक विभाजनों की राजनीति। अब यह गर्म मुद्दा आ गया, राजनीति। ये जो सामाजिक विभाजन है, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, अब इनमें क्या है, घुसर जी ने राजनीति को एंटर डाल दिया। अब राजनीति इसमें एंटर करेगा। अब सवाल जो हमारे दिमाग में वो ये उठता है कि क्या जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, उसको क्या हमें राजनीति में हमें सामाजिक विभाजन वाले मुद्दे डालने चाहिए या नहीं डालने चाहिए। सवाल सिर्फ हमारा इतना सा कि राजनीति में ये मुद्दे जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए। क्या राजनीति में जातियों के आधार पर बात होनी चाहिए, धर्म के आधार पर बात होनी चाहिए या नहीं। अब देखो, अब अगर हम आमतौर पर सिर्फ सीधी से एक बात में कहते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पर सबसे अच्छी जो क्वालिटी किसी इंसान की है वो ये है कि वो गहराई में जाए, हर चीज को समझे, पक्ष विपक्ष दोनों समझे और फिर जवाब दे। तो हम पहले ये नहीं कह सकते कि राजनीति का सामाजिक विभाजन में होना गलत है या सही है। पहले हम इसकी बात को समझते हैं, इसके आधार को समझते हैं, क्या इसका फायदा है, क्या नुकसान है, पक्ष विपक्ष क्या है, नफा नुकसान क्या है, वो जानते हैं, फिर चर्चा करेंगे। पहली नजर में तो राजनीति और सामाजिक विभाजनों का मेल बहुत खतरनाक और विस्फोटक लगता है। पहले तो ये सुनते हो, अरे नहीं भैया, विभाजन तो दूर रखो, राजनीति और विभाजन दो दूर, बिल्कुल एक उसके दो सिरे होने चाहिए, एक उधर एक उधर, दूर दूर तक मिलने ही नहीं चाहिए ये लोग। तो ऐसा लगता है कि ये मिल गए तो क्या होगा, विस्फोटक होगा, खतरनाक वाला जो डेंजरस है, लड़ाई होगी, ऐसा लगता भी है। अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगे तो इससे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल सकता है और ऐसे में देश विखंडन की तरफ जा सकता है। तो इससे राजनीतिक दल है, जो पॉलिटिकल पार्टीज, हम पढ़ेंगे 6 चैप्टर हमारा इसी का है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, अब वो क्या करने लग जाए, जो सोसाइटी, जो समाज है, उसी के हिसाब से क्या है, राजनीति करने लग जाए। ठीक है भैया, कोई क्या है, कोई दलितों की बात करे, कोई सिर्फ पिछड़ी जातियों की बात करे, कोई सिर्फ और सिर्फ जो अपर कास्ट के लोग हैं उनकी बात करे, कोई हिंदुओं की बात करे, कोई मुसलमानों की बात करे, कोई ईसाइयों की बात करे, ऐसे करने लग जाए। ये सब जो राजनीतिक दल है, ये सामाजिक विभाजन की होड़ में इसी प्रकार से हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, ये राजनीतिक विभाजन बन जाएगा। आइडेंटिटी हो जाएगी कि भैया वो पार्टी इसकी है, वो पार्टी उसकी है, वो नेता इसके लिए काम करता है, वो नेता इसके लिए काम करता है। तो ये राजनीतिक विभाजन अगर होता है तो ये फिर थोड़ा सा क्या है, विखंडन वाली स्थिति में ला देता है, देश को तोड़ने वाली सी स्थिति में ला देता है। अब आते हैं परिणामों का दायरा। उत्तरी आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन का ये हिस्सा काफी लंबे समय से हिंसा, जातीय कटुता और राजनीतिक टकराव की गिरफ्त में रहा है। अब देखो, आप इन सबको छोड़ो, पहले जो मैं बात आपको समझाना चाहता हूं उस बात को समझिए। यहां पे बात हो रही है उत्तरी आयरलैंड की। देखिए, सबसे पहले तो ये जो आपको पूरा ये वाला जो द्वीप समूह दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो आपको द्वीप दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं आयरलैंड। क्या कहते हैं,
आयरलैंड, ठीक है, यह द्वीप समूह है आयरलैंड। अब इसके आप कर दो दो भाग, कितने भाग, दो भाग। ये वाला जो भाग है ना, जहां जहां मैंने ब्लैक वाली लाइन से मार्क करा है, इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड। क्या कहते हैं हम इसे, उत्तरी आयरलैंड हम इसे कहते हैं। और ये जो नीचे वाला है इसे हम सिर्फ और सिर्फ अब क्या कहते हैं, आयरलैंड। दो भाग हो गए ना, एक तो क्या हो गया उत्तरी आयरलैंड और एक हो गया आयरलैंड। अब इस वाले एरिया पर हम लोग आ जाते हैं, इस वाले एरिया पर आ जाओ। ये जो हिस्सा मैं कर रहा हूं इसे हम लोग कहते हैं इंग्लैंड। क्या कहते हैं, इंग्लैंड। ओके, आपने भी सबने नाम सुना होगा इंग्लैंड का। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं स्कॉटलैंड, और इधर जो हिस्सा है ये है वेल्स। ओके, तो ये जो पूरा हिस्सा है ये इंग्लैंड हो गया, ये वेल्स हो गया और ये स्कॉटलैंड हो गया, ये पूरा ही इंग्लैंड है। ओके, यहां तक की बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब मेरी बात सुनिएगा, इंग्लैंड का नाम तो आपने सुना, इंग्लैंड एक अलग से देश। ओके, ये बात है। अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन की। किसकी बात करते हैं, ग्रेट ब्रिटेन। आपने बहुत बार सुना होगा ब्रिटेन ब्रिटेन, जैसे कि हम लोगों के ऊपर भी राज करा। तो ये जो ब्रिटेन है ना, वो ब्रिटेन क्या क्या है, ब्रिटेन में आ जाता है इंग्लैंड प्लस वेल्स और प्लस स्कॉटलैंड। ठीक है, इंग्लैंड प्लस वेल्स, इंग्लैंड पूरा, वेल्स और स्कॉटलैंड। ये वाला जो पूरा का पूरा जो द्वीप समूह है ना, ये पूरा मिलाकर के हम इसे क्या कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। आई बात समझिए बहुत आराम से। ठीक है, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड ये। उसके बाद हम बात करते हैं फिर यूनाइटेड किंगडम की। यूनाइटेड किंगडम में पूरा का पूरा ब्रिटेन। अब मैंने क्या लिखा है, ब्रिटेन लिखा है। ब्रिटेन मतलब ये तीनों के तीनों साथ में आ जाएंगे। और ब्रिटेन लिखा है, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के साथ क्या जोड़ दो, उत्तरी आयरलैंड। ठीक है, उत्तरी आयरलैंड, सिर्फ उत्तरी आयरलैंड जोड़ना है, आयरलैंड मत लिख देना, आयरलैंड लिख दोगे तो कट हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ जो उत्तरी आयरलैंड है, ब्रिटेन प्लस उत्तरी आयरलैंड। जब हम यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो उसमें इंग्लैंड भी है, वेल्स भी है, स्कॉटलैंड भी है और उत्तरी आयरलैंड भी है। ठीक है, उत्तरी आयरलैंड भी है। और ये जो नीचे वाला आयरलैंड है ना, इसे हम लोग कहते हैं, ये अलग अलग से अपना देश है, बढ़िया मजे चल रहे हैं, इसके गणराज्य आयरलैंड कहते हैं। मतलब वहां पे उनका अपना संविधान है, सब बढ़िया सिस्टम चल रहा है, गणराज्य उसे कहते हैं। अब आप इसे याद कैसे रखोगे, जैसे ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन को याद रखने का तरीका क्या है, इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड। इसे क्या कह सकते हैं, EWS। EWS क्या है, EWS जैसे हमारे देश में जो अपर कास्ट के लोग हैं, उनमें से अगर कोई गरीब समुदाय से है, कोई गरीब है, तो उनको सरकार उनके लिए कुछ सीटें आरक्षित करने के वादा करती है और करी हुई भी है अभी देश में वर्तमान दौर में, कि इन पर सिर्फ और सिर्फ उसी वर्ग के और गरीब जो समुदाय के लोग हैं वही जा सकेंगे। तो उस हम क्या कहते हैं, EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये किसको दी गई, जो बैकवर्ड है, जो थोड़े से पिछड़े हुए हैं, गरीबी के आधार पर पिछड़े हुए, उनको दिया गया। तो B से ब्रिटेन और EWS से कैसे याद रखोगे, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। तो EWS तो जोड़ के कनेक्ट रख सकते हो आप, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। और यूनाइटेड किंगडम में फिर आपको ब्रिटेन को जोड़ के उत्तरी आयरलैंड जोड़ लेना। ये कहानी मैंने अब आपको समझा दी। अब जो उत्तरी आयरलैंड वाला हिस्सा है वो ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है। ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा मतलब आप इस पूरा यूके का ही हिस्सा है, वो उसका ये हिस्सा है। अब यहाँ पे हिंसा, जाति, कटुता और टकराव यहाँ पे क्या है, चलता ही रहता है। अब उत्तरी आयरलैंड में क्या है, कैथोलिक्स है अल्पसंख्यक, जिनकी संख्या कम है, और जो प्रोटेस्टेंट है वो है बहुसंख्यक। आप ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो इंग्लैंड है ना, इस पूरे में मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे प्रोटेस्टेंट बहुसंख्यक है, प्रोटेस्टेंट ज्यादा है। तो अब ये जो उत्तरी आयरलैंड वाले ना, इनको भी क्या है, बहकावा में ला करके बोल दे, तुम हमसे मिल जाओ, तुम प्रोटेस्टेंटों को क्या है, पूरा उत्तरी आयरलैंड पे क्या है, अधिकार हम लोग दे देंगे। ये बात आप यूरोप के राष्ट्रवाद के उदय में भी पढ़ते हैं। ठीक है, ये वाली कहानी ब्रिटेन की अजीब दास्तां, इनको जोड़ लिया इस नाम की, तुम भी प्रोटेस्टेंट हो, तुम हमारे साथ मिल जाओ। और जो ये जो अकेला आयरलैंड की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, यहां पर क्या है, कैथोलिक क्या है, ज्यादा है, और प्रोटेस्टेंट भी है, पर वहां सब मिलजुल करके रह रहे हैं। अब देखो अभी यहाँ पे स्थिति क्या होगी, ये जो है ना, यहाँ पे प्रोटेस्टेंट ज्यादा है, यहाँ पे कैथोलिक ज्यादा है, यहाँ पे इनके साथ भेदभाव हो रहा है, पर यहाँ पे कोई बात नहीं। अब यहाँ के जो कैथोलिक है ना, वो ये चाहते हैं कि हम भी क्या है, आयरलैंड में मिल जाए, हम भी आयरलैंड में मिल जाए। और जो यहाँ के प्रोटेस्टेंट है वो ये चाहते हैं कि नहीं हम तो इंग्लैंड के साथ ही रहेंगे, इसलिए टकराव चल रहा है। यहाँ की आबादी मुख्यतः ईसाई है, पर वहां भी इस धर्म के प्रमुख दो पंथों में बुरी तरह बटी हुई है। 53% आबादी प्रोटेस्टेंट है और 44% आबादी कैथोलिक है। कैथोलिक का जो प्रतिनिधित्व कर रही है वो नेशनलिस्ट पार्टी कर रही है। उनकी मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए, जो कि मुख्यतः कैथोलिक बहुल है। और प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व यूनियनिस्ट पार्टी करती है, जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहने के पक्ष में, क्योंकि ब्रिटेन मुख्यतः प्रोटेस्टेंट देश है। ओके,
तो यहाँ पे क्या है, मैंने ये कहानी आपको पूरी बता दी कि आयरलैंड के साथ ये मिलना चाहते हैं क्योंकि कैथोलिक वहां चाहता है, और यहाँ पे ये चाहता है कि यूनियनिस्ट जो पार्टी है वो चाहती है कि हम ब्रिटेन के साथ ही मिलकर के रहें। 1998 में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्ट पार्टी किसका प्रतिनिधित्व कर रही है? कैथोलिकों का। कैथोलिका का जो प्रतिनिधित्व कर रही है, उन दोनों के बीच में शांति समझौता होता है। उसके बाद वहां के जो हिंसक आंदोलन है वो क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। यूगोस्लाविया पहले था, फिर उसका बाद में विखंडन हो चुका है। ये जो आपको ऑरेंज वाला एरिया दिखा रहा हूं मैं, ये क्या है? यूगोस्लाविया। ठीक है, अब ये टूट चुका है। कहानी ऐसा सुखद अंत नहीं हुआ, वहां धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर शुरू हुई राजनीतिक होड़ में यूगोस्लाविया टुकड़ों में बंट गया। ठीक है, मतलब यही है कि अगर विभाजन एक सीमा तक है, ठीक है, पर अगर वो समय के साथ बढ़ गया ना तो बिखरा कर जाएगा, टुकड़े कर करके ही जाएगा देश के। तो इसलिए विभाजन पहले ही तो मानना ही मेरा यह है कि विभाजन होना ही नहीं चाहिए। देश में किसी भी प्रकार का कोई भी विभाजन नहीं होना चाहिए। भगवान ने, ईश्वर ने हमें सभी को एक समान बनाया, हम सभी उसी ईश्वर की संतान हैं। फिर कैसी जाति, कैसा धर्म और किस बात का घमंड कि मैं इस जाति का हूं, मैं इस धर्म का हूं, सब कुछ यहाँ का यहीं धरे रह जाएगा। कबीरदास जी कहा करते थे, उनका एक बहुत प्यारा भजन भी है, वो कहते हैं कि मुट्ठी बांध कर आया था, हाथ पसारे जाएगा, सब कुछ तो यहीं छोड़ करके चला जाएगा। किस बात का घमंड है हम लोगों को कि मेरी जाति ये है, मेरा धर्म ये है, मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए। हम बहुत कुछ भूल चुके हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति को, अपने धर्म को, हम अपने आप को ऐसा करने में लगे हुए कि हम खुद को भूल चुके हैं कि हम क्या हैं, हमें क्या बनना है और हमें हमारे राष्ट्र को कैसे आगे ले जाना है। तो इन विभाजनों में कुछ भी नहीं है। और शिक्षित इंसान, पढ़ा लिखा इंसान, मेरे विद्यार्थियों, मेरे काजू कतली, वो नहीं होता जिसने बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ली हो। शिक्षित इंसान तो वो होता है जो किसी के साथ किसी के आधार पर भेदभाव ना करे, जो अमीर को भी उसी भाव से देखे, गरीब को भी उसी भाव से देखे, जाति के आधार पर भी उसी भाव से देखे, धर्म के आधार पर भी उसी भाव से देखे। वो शिक्षा है, वो असल में शिक्षा है। अगर हम हमारे इतिहास से सीख नहीं सकते, क्यों इतने लोगों ने हमारे देश पे आक्रमण करा? क्योंकि हम बटे हुए थे। क्यों 200 सालों तक अंग्रेज राज करके चले गए? क्यों डच, फ्रेंच, ये सब हम पे राज किए? क्योंकि हम बटे हुए थे। तो अभी भी अगर हम इतिहास से नहीं सीखते हैं तो फिर हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष तो राजनीति और सामाजिक विभाजन का मेल नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष तो यही है कि राजनीति और सामाजिक विभाजन का मेल होना ही नहीं चाहिए। पर देखिए, मैं आपको एक बात और बताता हूं जो पर्सनली मैं मानता हूं। राजनीति मैं मानता हूं कि उसको जो विभाजन है, विभिन्नता है, सामाजिक विभाजन, उनसे नहीं जोड़ना चाहिए। परंतु राजनीति की अगर आप चर्चा करिए, अगर राजनीति ना हो, पॉलिटिक्स ना हो, तो जैसा कि मैं हमारे देश की बात करता हूं, हमारे देश में महिलाओं की आवाज कौन उठाएगा? हाँ, महिला की आवाज कौन उठाएगा? पुरुष प्रधान समाज रहा है, पुरुष तो कभी नहीं चाहेगा कि महिला उनके बराबर में आकर के बैठे। कौन आवाज उठाएगी? राजनीति ही है जिसने आवाज उठाई। जो दलित हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनकी आवाज कौन उठाएगा? ये राजनीति की ही ताकत रही है कि इतना सम्मान, इतना निरंतर क्या है, प्रगति की ओर बढ़ जाते गए। तो जो पिछड़े वर्ग हैं, जो गरीब हैं, उनकी आवाज कौन उठाएगा अगर राजनीति नहीं होगी? तो राजनीति का होना भी क्या है, बहुत ही आवश्यक काम है। राजनीति होना भी जरूरी है। और जैसे कि अभी मैं आपको बता दूं कि हमने एक बात करी आयरलैंड की, तो वहां पे कैथोलिका का जो प्रतिनिधित्व कर रही है, वहां पे एक पार्टी कर रही है, नेशनलिस्ट पार्टी। अगर वो पार्टी नहीं होती तो इनका प्रतिनिधित्व कौन करता है, इनकी आवाज कौन उठाता? राजनीति नहीं होती साहब, कांग्रेस ने पूरे आंदोलन में क्या है, देश को 1885 में बनकर के देश के लिए आजादी का काम करा है। तो राजनीति अपनी जगह है। और विभाजन में सबसे मूल जो बात वो यही है, विभाजन होने नहीं चाहिए। और चलो अब हो गए सो हो गए, पर अब हमें सुधार करना चाहिए। अब हमें खुद में सुधार करना चाहिए। हमें हमारी सोच को, हमें हमारी मानसिकता को बदलना चाहिए। जो हमारे दिमाग में कचरा डाला गया है, उस कचरे को बाहर निकाल करके सुबह जो गाड़ी आती है कचरे वाली, उसमें डाल देना चाहिए। और अगर ये कचरे को आप बढ़ाते गए तो वो दिन दूर नहीं होगा जब सच में भारत में बहुत ज्यादा हिंसा है, गृह युद्ध जैसी स्थितियां बन जाएंगी। वो मत लाओ वो दिन। ठीक है, सबसे प्यार प्रेम से, सबसे मिलजुल करके रहो, क्योंकि मैं यही की बात कहता हूं कि मुट्ठी बांध कर आए थे और हाथ पसार कर चले जाओगे। उनका मानना है कि सर्वश्रेष्ठ स्थिति तो यह है कि समाज में किसी किस्म का विभाजन ही ना हो। बिल्कुल, अगर किसी देश में सामाजिक विभाजन है तो उस राजनीति में अभिव्यक्ति नहीं होने देना चाहिए। हाँ ठीक है, ये बात सत्य है कि नहीं होने देना चाहिए कि भाई, जैसे कि हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग भी कहता है कि कोई जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भाषण नहीं देगा, ऐसे भाषण नहीं देना है, तो अभिव्यक्त मत करो। अब आते हैं 3 आयाम पर।
सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम 3 चीजों पर निर्भर करता है। वो 3 चीज क्या है? पहली चीज, लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। तो अपनी जो पहचान उसके प्रति आग्रह की भावना होनी चाहिए, रिक्वेस्ट की भावना होनी चाहिए कि हाँ भाई हमारा ये ऐसा काम होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। तो जो राजनीतिक दल है, देखो ये इंपॉर्टेंट बात है कि ना, राजनीतिक दल किस प्रकार से उठा रहे हैं। तो राजनीतिक दलों का क्या है, रोल है, तो वो किस प्रकार से उन मुद्दों को उठाते हैं, उन मांगों को उठाते हैं। संविधान के दायरे में आने वाली और दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है। तो जो संविधान के दायरे में जो मांग आती है उनको मान लेना आसान है, उन पे क्या किसी प्रकार को विवाद होना नहीं, चांसेस कम रहते हैं। जैसे कि डिफेंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बचाइए, संविधान सर्वोच्च, संविधान से ही हमें क्या है अधिकार मिलते हैं, हमारे कर्तव्य पता चलते हैं। तो संविधान क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो संविधान के दायरे में जो मांग होगी उसे मानना आसान होगा। तीसरी चीज है कि सरकार का रुख। अब देखो, पहला अपनी पहचान के प्रति इंसान का क्या रुख है, दूसरा जो राजनीतिक दल है उनका क्या रुख है, अब तीसरा है सरकार कैसे उसको मानती है, सरकार उस पर क्या प्रतिक्रिया करती है। जैसा कि हमने बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण में देखा था पहले चैप्टर में। अगर शासन सत्ता साझेदारी करने को तैयार हो और अल्पसंख्यक समुदाय की उचित मांगों को पूरा करने के ईमानदारी से किया जाए तो सामाजिक विभाजन मुल्क के लिए खतरा नहीं बनते हैं। तो मुल्क के लिए खतरा नहीं बने अगर हम सत्ता की साझेदारी करना शुरू कर दे और किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना करें। तो इसी के साथ आज हमारा वन शॉट कंप्लीट होता है। लोकतंत्र और विविधता आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको रही हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बिल्कुल जी जान लगा करके मेहनत करें। अंतिम वार सीरीज चल रही है सामाजिक विज्ञान 20 घंटों में पार। तो 20 घंटों में हम आपकी नैया पार करने के लिए लगे हुए हैं। तो इसी के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।